हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 5 अगस्त 2026 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और द इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज बेसिकली ये 3 आर्टिकल्स जो है वो हमें डिस्कस करने हैं। तो इन आर्टिकल्स पर चलेंगे उससे पहले आज के न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देख लेते हैं। तो ये आज के न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है और यहाँ पर कल तमिलनाडु में थोड़ा सा एक मतलब आप कह सकते हैं एक अनरेस्ट की स्थिति बनी है। और ये बेसिकली हुआ ये है कि एक वहाँ की कोई फीमेल एक्टर है तमिल इंडस्ट्री मूवी इंडस्ट्री की, उनके साथ कुछ लिंक किया गया वहाँ के जो अभी नए सीएम बने हैं विजय, उनको लेकर। और ये जो बयान है ये किसने दिया है, जो वहाँ के अभी एलओपी हैं, ठीक है, उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन बेसिकली जो पूर्व वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं। तो उन्होंने ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर बयान दिया है और इसके बाद इनको जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार वगैरह किया है, ठीक है ना। तो पुलिस ने कुछ सवाल जवाब इनसे वहाँ पर किए हैं, तो इनकी भी अपने आप में वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। तो दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से, क्योंकि अभी ये जो विजय की पार्टी है, ठीक है, टीवी के, इसने वहाँ पर अभी सत्ता हासिल की है और डीएमके का पहले से ही तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड या गढ़ रहा है। तो दोनों के फैंस वगैरह भी हैं, तो आपस में इस तरीके के इशूज़ वहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि जेंजी लाउड एंड क्लियर ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है, कि सड़कों पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जेंजीज हमें आजकल देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि अभी पीछे हम लोगों ने प्रोटेस्ट में भी देखा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट में और असेंबलीज में, तो वहाँ पर जेंजीज की संख्या ना के बराबर है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि सिर्फ मतलब सारे के सारे स्टेट्स के जो एमएलएज हैं और जो टोटल हमारे यहाँ एमपीज़ हैं, उनकी अगर हम बात करें तो सिर्फ 6 एमपीज़ और 20 एमएलएज जो है वही जेंजीज से हैं, है ना। ये बताया गया है कि 26% है, जबकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो नियरली 26% है, तो ठीक है। तो मतलब काफ़ी कम इनकी संख्या ऐसा बताया गया है, बट इसमें भी आज कुछ बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं है। इसके बाद यहाँ पर सरकार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि नीट यूजी के लिए जो पेपर इस बार लीक हुआ, जिससे ये सारा का सारा इस बार जो इंसिडेंट्स हैं जो ट्रिगर हुए, तो उसमें सरकार का कहना है कि हम एक 2 स्टेज जेई की तरह फॉर्मेट, क्योंकि जेई जो होता है ना, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें बेसिकली 2 स्टेज का एग्जाम होता है, तो उसको भी इसी तरीके से करने की बात इनका कहना है कि हम नीट यूजी को भी 2 स्टेज में करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, बट ये अभी कंसिडरेशन या अंदर विचारों में ये बात चल रही है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन पेज पर आएंगे, बीच में कोई ऐसा खास आर्टिकल नहीं है। तो एक्सप्लेन पेज पर हमें 2-3 आर्टिकल्स जो हैं वो देखने हैं, 3 आर्टिकल देखने हैं। तो ये है, सबसे पहला ये है कि कट हाइक होल्ड, हाउ आरबीआई डिसाइड्स मॉनेटरी पॉलिसी, कि आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे डिसाइड करता है कि रेट्स को जो है वो कट करना है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है या जितना है उतना ही रखना है। तो किस बेसिस पर वो डिसाइड करता है ये हम देखेंगे। ये इकोनॉमी का थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक भी है ना, और कई बार यूपीएससी इसके बेस पर डायरेक्टली, है ना, इस टॉपिक से डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है, ठीक है। तो इस आर्टिकल पर हम लोग चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग हमारे इन सेशंस को फॉलो करते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प हमारे सेशन से मिलती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप लोग ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी हेल्प होगी एंड वी कैन सस्टेन दिस सीरीज़। ये जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है इसको हम लंबे समय तक इसी तरीके से कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है ना, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग व्यूज़ वगैरह बहुत कम रहते हैं हमारे वीडियोज़ में। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हमें भी हेल्प होगी, और अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते या नहीं कर पाएंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि इस सीरीज़ को हम बहुत लंबा नहीं चला सकते, है ना। चलिए, तो मैं देखता हूँ 1 महीने तक आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, देन वी विल डिसाइड। चलिए फिलहाल हम लोग इस आर्टिकल पर बात करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि आरबीआई जो है ना, आरबीआई मतलब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो अपनी नई पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो आज जारी करेगी, ठीक है। और हर 2 महीने में आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो एक बार बैठती है, मतलब हर 2 महीने में उसकी मीटिंग होती है, और ये इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, उसका पूरा लेखा जोखा देखते हैं, ठीक है, कि अर्थव्यवस्था हमारी किस तरीके की चल रही है। और ये डिसाइड करती है कि क्या उसको जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें कुछ बदलाव करना है या नहीं करना है ना, बढ़ाना है, घटाना है, या कुछ चेंज करना है, नहीं करना है, वो इस मीटिंग में जो है इनका डिसाइड होता है। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यूज़, कि आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रिव्यू करता है उसके क्या पॉइंट है, अगर हम वो समझें तो देखो,
सभी सेंट्रल बैंक्स की तरह, मतलब हर देश के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उसकी तरह ही आरबीआई के पास काम क्या है, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेंटेनिंग स्टेबल प्राइसेस इन द इकोनॉमी, की अर्थव्यवस्था में जो सामान की किसी भी चीज़ की किसी भी वस्तु के जो दाम है, ठीक है, जो प्राइस है वो स्टेबल बने रहें, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है वो ना हो। ठीक है, तो ये उसका मेन टारगेट है, या मेन उसकी आप कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है। अब ये इसको करता कैसे है, इट does this by targeting the retail inflation rate at 4% with a comfortable band of 2 percentage points on either side। मतलब उसका जो मीन टारगेट है कि इन्फ्लेशन को जो है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको कितना रखना है, 4%। ठीक है, मतलब मीन वैल्यू ये है, उससे 2% ऊपर या 2% नीचे हो सकता है, मतलब इसका जो कंफर्टेबल आप कह सकते हैं कि एक बैंड है वो 2.6% है। ठीक है, 4% आइडियल सिचुएशन हो गई, लेकिन 2 से 6 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है। अब आरबीआई की रिसर्च ने ये दिखाया है कि दैट दिस इज द आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच प्रमोट्स सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो मतलब ये बेसिकली अब सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि ये 4% की एक वैल्यू कहाँ से आई, क्या ये कोई आर्बिट्ररी वैल्यू है कि किसी को सपने में आया कि 4% होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आरबीआई की रिसर्च में जो है ये बात पता लगी है कि ये एक ऐसा आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन जो है वो लंबे समय तक परसिस्टेंटली अगर 4% से ज़्यादा रहती है, ठीक है, देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई है ना। अगर महंगाई जो है वो लगातार 4% से ज़्यादा बनी रहेगी तो इससे जो कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज़ अगर लगातार महंगी बनी हुई है तो कंज्यूमर जो है वो उसको कितना खरीद पाएंगे, या उनका आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उस चीज़ को या उस कमोडिटी को खरीदने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो लगातार ज़्यादा बना रहता है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू दी गई है 4% बिकॉज वो उनका टारगेट है, बट आप इन जनरल इसको समझ सकते हैं एज अ कंसेप्ट कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा ज़्यादा बना हुआ है तो क्या होगा कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर इन्फ्लेशन जो है वो लगातार 4% से नीचे बना रहता है तो इससे क्या होगा कि जो प्रॉफिट इंसेंटिव है प्रोड्यूसर्स का, दोनों तरफ ध्यान रखना है ना, कंज्यूमर्स का भी प्रोड्यूसर्स का भी। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन 4% से कम होगा तो प्रोड्यूसर जो है उनके लिए थोड़ा सा इंसेंटिव कम हो जाएगा कि उनको प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो मतलब उनका रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह है अगर वो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उनको अगर बस सामने से दाम नहीं मिल रहा है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हैम्पर करेगा, तो वो भी है बात। ठीक है, अब देखिए जो मेन टूल है जिससे आरबीआई जो है टारगेट करता है या कोशिश करता है इस 4% के इन्फ्लेशन रेट को टारगेट करने क्या, वो क्या है, इज ट्वीकिंग द इंटरेस्ट रेट चार्जेस व्हेन इट लेंड्स मनी टू इंडियाज कॉमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली रेपो रेट की डेफिनेशन भी है ना। रेपो रेट का मतलब क्या है कि वो इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई जो है, मतलब आरबीआई क्या कर रहा है कि जो कॉमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको शॉर्ट टर्म ज़रूरतों के लिए कुछ लोन दे रहा है और उस लोन के ऊपर वो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, दैट इज नोन एज रेपो रेट। ठीक है, समझ गए बात, कि जैसे आप और हम हैं, अगर हम बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं, ठीक है, या हम बैंक से मान लीजिए कोई लोन लेते हैं, पैसे जमा नहीं कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है ना। तो उसी तरीके से जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो अगर आरबीआई से लोन लेते हैं तो आरबीआई उनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, दैट इज नोन एज रेपो रेट। ठीक है, अब देखो यहाँ तक बात समझे। अब इसमें इसका जो उल्टा होता है दैट इज रिवर्स रेपो, उसमें क्या होता है कि अगर आप, जैसे मैं और आप हैं, अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो हम बैंक को चार्ज क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, वो हो जाता है रिवर्स रेपो। ठीक है ना, समझ गए बात, मतलब दोनों का अलग अलग, मतलब एक ही तरीके से है लेकिन जस्ट एक रिवर्स मैकेनिज्म काम करता है। अब यहाँ पर लिखा है कि व्हेन द आरबीआई इवेल्युएट्स दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज वीक, अगर आरबीआई को कभी ये लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हल्की हो रही है, ठीक है, या सुस्त हो रही है, और इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो रहा है बिलो इट्स टारगेट, मतलब जितना इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन रेट कम होना भी अच्छा नहीं है ना, वो भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पर्सनस जैसे कि प्रोड्यूसर्स वगैरह उनके लिए अच्छा नहीं है, और ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है कंज्यूमर्स के लिए। तो अगर आरबीआई ये इवेल्युएट करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वीक हो रही है और इन्फ्लेशन रेट जो है वो उसके टारगेट से कम हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो रेपो रेट को कम कर देता है। रेपो रेट अगर कम करेगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो जो पैसा आरबीआई से लोन ले रहे हैं या बोरो कर रहे हैं वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर कॉमर्शियल बैंक्स को जो पैसा है आरबीआई से वो सस्ते दाम पे मिलेगा तो उनकी जो खुद की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रही है तो वो अपना जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जिस पर वो
आम लोगों को पैसा उधार देते हैं, है ना, लेंड करते हैं, वो भी कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, लोगों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा, और लोगों के लिए लोन लेना अगर सस्ता हो जाएगा तो जो लोग कार खरीदना चाहते हैं, है ना, या कोई बिजनेस वुमेन है जो अपना खुद का फॉर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको सस्ते दरों में कम इंटरेस्ट रेट पर जो है वो पैसा मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो यही वो तरीका है जिससे आरबीआई जो है वो इंसेंटिवाइज करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को वाइल मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी। लेकिन इसी का दूसरा साइड, अगर कभी आरबीआई को ये लगे कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का दो वजह हो सकती है, या तो सप्लाई साइड से हो सकता है या डिमांड साइड से हो सकता है। कि मान लीजिए कभी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, सप्लाई जो है वो सेम है। कभी ऐसा हो सकता है कि डिमांड सेम है लेकिन सप्लाई बहुत कम हो गई, है ना, तो डिमांड साइड से भी हो सकता है, सप्लाई साइड से भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए। तो उस केस में आरबीआई क्या करता है कि रेपो रेट को बढ़ा देता है, क्योंकि रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो जस्ट जो मैंने आपको ऊपर बताया वही चीज़ होगी, मतलब जस्ट उसका उल्टा होगा। कि अगर रेपो रेट आरबीआई बढ़ाएगा तो जो कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो कर रहे हैं वो उनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अगर कॉमर्शियल बैंक्स को देना पड़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक्स जो आम आदमी को पैसा उधार देती है ना, जो मतलब लोन वगैरह देती है, वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि उस पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, क्योंकि उनको बदले में ऊपर आरबीआई को ज़्यादा पैसा देना है। ठीक है, तो लोगों के लिए लोन महंगा हो जाएगा, तो लोग जो है वो डिसइंसेंटिवाइज होंगे लोन लेने में। ठीक है, तो आदमी जो है, अगर लोन महंगा होगा, कार लोन अगर महंगा होगा तो वो हिचकिचाएंगे, हेजिटेट करेंगे लेने में। ठीक है, अगर होम लोन महंगा होगा तो लोग कम लेंगे, तो उससे क्या होगा कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम होगी, और इससे डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो रेपो रेट इंक्रीज ट्रिगर्स बैंक्स टू रेज इंटरेस्ट रेट्स। वही मैंने आपको बताया कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक्स जो है वो आपके अपने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, लोग जो है वो अपनी डिमांड छोड़ देंगे, ठीक है, नई कार लेने के या नया बिजनेस शुरू करने के, क्योंकि उसके लिए अगर उनको लोन लेना है तो वो उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ गई कि रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है, रेपो रेट घटने से क्या होता है। अब इसके बाद ये लिखा है कि किसी भी मीटिंग में, यानी कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें आरबीआई को तीन चीज़ें जो है वो डिसाइड करनी होती है, मतलब उसके पास तीन चॉइसेस होती हैं। पहला ये कि क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, या इंटरेस्ट रेट को कम करें, या फिर जो स्टेटस को है उसको मेंटेन रखें। स्टेटस को का मतलब होता है कि जैसी स्थिति बनी हुई है वैसी रहने दें। ठीक है, अब ऑन द फेस ऑफ इट दी आरबीआई टारगेट्स रिटेल इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, आरबीआई जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन रेट को टारगेट करता है, और दैट ऑफ कोर्स इज द मेन वेरिएबल ऑन विच इट बेसिस इट्स डिसीजन, और उसी के बेस पर, उसी के आधार पर वो अपना फैसला लेता है। इन्फ्लेशन रेट कौन सा है, रिटेल इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ऊपर दो चार्ट दिखाए हुए हैं, हालांकि यहाँ पर जो ये नंबर दिया हुआ है चार्ट 2 एंड चार्ट 1, ये जस्ट इंटरचेंज हो गया है, क्योंकि चार्ट 1 जो है वो आपको रिटेल इन्फ्लेशन दिखाता है, कि वो दिखा रहा है कि 2026 में जो है ये रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, और अभी जो है वो लगभग 4% के ऊपर बना हुआ है। हालांकि वो अभी भी जो आरबीआई का 2 to 6% की रेंज है उसके अंडर में है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो, ये वो चार्ट की बात हो रही है, उसमें लिखा चार्ट 2 है, बट मैंने आपको बताया दिस इज चार्ट 1। ठीक है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल इन्फ्लेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2025 के बाद से या दिसंबर 2025 के बाद से लगातार ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ को जा रही है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये तो आरबीआई का वही टारगेट है। ठीक है, 4% का जो आइडल टारगेट है, और 2% 6% की लाइन आपकी ये वाली हो गई, ये आपकी 6% हो गई, ये आपकी 2% हो गई। तो अभी भी जो है वो इसके बीच में बनी हुई है। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं। वहीं जो दूसरा चार्ट है उसमें दिया गया है द मूवमेंट ऑफ द रेपो रेट ओवर द सेम पीरियड। ठीक है, देखो, मैं आपको साथ साथ में रेपो रेट भी दिखा देता हूँ। रेपो रेट भी अगर आप देखें तो रेपो रेट आप देख सकते हैं कि यहाँ से या इसके बाद से रेपो रेट जो है दिसंबर के बाद से, तो रेपो रेट जो है वो लगभग बिल्कुल सेम बना हुआ है, बट अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रेपो रेट थोड़ा सा कम किया गया था, है ना। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि बट लुकिंग एट जस्ट द हेडलाइन इन्फ्लेशन इज़ नॉट इनफ। सिर्फ हेडलाइन इन्फ्लेशन के ऊपर नज़र रखना जो है वो इनफ नहीं है। चलो मुझको आप बताना, मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन, कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में किस किस चीज़ का प्राइस देखते हैं। ठीक है, एज थिंग्स स्टैंड वन कैन आर्ग्यू फॉर अ रेट कट। ठीक है, आप देखो, मतलब जैसी स्थिति अभी बनी हुई है उसमें कोई ये हो सकता है कि वो रेट कट को लेकर आर्ग्यू करे, कि आफ्टर ऑल इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई के टारगेट लेवल के नज़दीक है ना, और कंफर्ट जोन के विद इन द कंफर्ट जोन है। एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन, और इससे ये हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमें रेट जो है वो कट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेट अगर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, उससे डिमांड वगैरह बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना। और वहीं कुछ लोग जो है वो रेट हाइक की मांग कर सकते हैं कि रेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है पिछले कुछ महीनों में, ये हम देख रहे हैं, है ना। और तो इसलिए जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात ये है कि जो आरबीआई के रेपो रेट में अगर कुछ ट्वीक या बदलाव किया जाता है
तो उसके इफेक्ट तुरंत देखने को नहीं मिलते। मतलब कि आपने अगर आज इंटरेस्ट रेट में जो है वो कमी करी, तो ऐसा नहीं है कि इसका इकोनॉमी पे जो असर है वो कल से ही देखने को मिल जाएगा, उसको टाइम लगता है। ठीक है, कई सेवरल मंथ्स तक लग जाते हैं। तो इसलिए सेंट्रल बैंक को जो है वो कई सारे और फैक्टर्स भी कंसिडर करने होते हैं। ठीक है, इन मैनी वेज द आरबीआई हैज टू कंटिन्यूसली असेस नॉट जस्ट वेयर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन आर एट प्रेजेंट बट वेयर दे विल बी इन द फ्यू मंथ्स। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि उसका असर जो है वो अगले कुछ महीनों में देखने को मिलता है। तो आरबीआई को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि ग्रोथ अभी कितनी है, इन्फ्लेशन अभी कितना है, सिर्फ उसको ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि अगले कुछ महीनों में क्या स्थितियां बन सकती हैं। ठीक है, कि ग्रोथ कहाँ पहुंच सकती है, इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच सकता है, उसको ध्यान में रखे। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ वही लिस्ट ऑफ कुछ ऐसे की फैक्टर्स दिए हैं जो आरबीआई अपने अकाउंट में लेता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रूड ऑयल प्राइसेस की, जो कच्चे तेल का दाम है उसकी, क्योंकि देखो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर ज़्यादा होते हैं तो इससे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर तेल महंगा होगा तो सारा ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो उससे जितना भी सामान आता है, ठीक है, फल सब्जी दूध जो भी है, हमारा जो कंज्यूमर गुड्स है वो सारा का सारा तो उसी से आता है ना, तो वो सारा का सारा महंगा हो जाएगा। तो एक तो यही समस्या। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी उससे ख़राब होता है, क्योंकि हम 87% के आसपास जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होगा या जितना वो महंगा होगा, तो उससे उतना ज़्यादा हमारे जेब से, हमारे देश से डॉलर बाहर जाएंगे, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कमज़ोर होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि डॉलर अगर बाहर जाएंगे तो हमारी करेंसी भी थोड़ा सा कमज़ोर होगी, तो एक्सचेंज रेट भी वीक होगा, और इससे जो सरकार का डेट है वो भी बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि यूएस और ईरान के बीच में जो ये इशू चल रहा है, जो सीज फायर चल रहा है, लेकिन वो काफ़ी शेकी बना हुआ है। शेकी बने होने का मतलब वही है कि कभी सीज फायर लगता है कि हो गया, कभी फिर वापस से इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इससे हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते में जाने में जो ऑयल प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा वाइल्डली स्विंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन जब से मिडिल ऑफ द जून की अगर हम बात करें, जब से ये पीस डील साइन की गई थी, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो उसके बाद भी लगभग 11% बढ़ चुके हैं। और आरबीआई अगर ये एक्सपेक्ट करता है कि आने वाले महीनों में भी कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगे, है ना, पॉसिबली, या फिर और ज़्यादा, मतलब या तो इतने ही बने रहेंगे जो अभी हायर लेवल पर हैं, या फिर और ज़्यादा जाएंगे, तो आरबीआई जो है वो रेट कट्स कंसिडर कर सकता है। ठीक है, और या फिर एट द बेस्ट ये हो सकता है कि वो रेट्स को ज़्यादा लंबे समय तक बढ़ा के ही रखे। ठीक है, क्योंकि वही है ना, अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरी बात, यूएस और ईरान की जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, अब ये यही चीज़ यहाँ पर फिर से अप्लाई हो रही है कि अगर ये वॉर कंटिन्यू रहता है तो जो सप्लाई ऑफ एनर्जी है वो लंबे समय तक कंस्ट्रेंट रहेगी और प्राइजेज जो है वो बढ़े हुए ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये भी समस्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो इशू चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो रेड सी का एरिया है वहाँ पर भी शिपिंग जो है अंडर थ्रेट है ना। तो इस तरीके के असेसमेंट जो है दैट विल लाइकली सिंच एनी प्लान्स विद इन द आरबीआई टू कट इंटरेस्ट रेट। तो इसलिए आरबीआई के जो प्लान है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, तो वो प्लान थोड़ा सा उनका मतलब खराब हो सकता है। ठीक है, प्लान डिस्ट्रॉय हो सकता है। सिंच का मतलब वही होता है। ठीक है, समझ गया बात। क्योंकि मतलब ऑब्वियसली अगर स्थिति खराब बनी हुई है, ये तो स्थिति खराब है ना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो अगर स्थिति खराब बनी है तो इंटरेस्ट रेट कम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ पर बात की गई है मॉनसून, अल नीनो और इन्फ्लेशन की। देखो, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कुछ भी होता रहे, हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के लिए एक और सबसे बड़ा जो खतरा है, जब बिग थ्रेट इज अल नीनो, है ना। अल नीनो हमें पता है कि आने वाले कुछ महीनों में अल नीनो जो है वो और ज़्यादा इंटेंसीफाई करेगा, और जुलाई मंथ के एंड तक ही इस बार की जो बारिश है वो सामान्य से 13% कम है, और 40% ऑफ द एरिया इन द कंट्री जो है वो अंडर डेफिशिएंट कैटेगरी है, मतलब जहाँ पर बारिश सामान्य से कम हुई है। वाटर लेवल, रिजर्वायर के लेवल्स की भी अगर हम बात करें तो वो जितना जितना लेवल पिछले साल था इस समय उससे कम है। तो इससे अभी का जो मतलब सीजन था खरीफ का, उसमें तो असर देखने को मिला ही है, लेकिन आने वाले मंथ्स में जब अभी ये माना गया है कि एल नीनो अभी पूरी तरीके से इंटेंसिफाई हुआ नहीं है, तो जब एल नीनो अपने पीक पर होगा तो तब तक हमारे वहाँ अक्टूबर नवंबर आ जाएगा राबी का सीजन, तो उसमें भी असर पड़ सकता है। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन अगर हम बात करें तो जून के महीने में ऑलरेडी 5% से ऊपर है ना। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट जो हैं वो आरबीआई को इस तरफ टिल्ट कर सकते हैं कि या तो वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएं, और या फिर ये हो सकता है कि उनको सेम रखें, लेकिन कट होने के चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्वालिटी ऑफ ग्रोथ मोमेंटम की, तो ऑल सेंट्रल बैंक्स हैव टू बैलेंस बिटवीन द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि सभी सेंट्रल बैंक्स का यही टारगेट होता है। आपको दोनों चीज़ करनी है, एक तो जो प्राइजेज हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देने हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं होने देने हैं, मतलब वही है कि प्राइजेस को स्टेबल रखना है, और दूसरा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करना है। ठीक है, अब जब रेट पॉलिसी को लेकर डिसाइड किया जाता है तो आरबीआई जो है दैट कंसर्न्स इटसेल्फ नॉट जस्ट विद द लेवल ऑफ ग्रोथ बट ऑल्सो असेसेस द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ मोमेंटम। ठीक है, सिर्फ लेवल ऑफ ग्रोथ का ही ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि जो ग्रोथ मोमेंटम की क्वालिटी है उसको भी असेस किया जाता है। ठीक है,
It is entirely possible that the growth rate in the past year or the last quarter was strong enough, but there was emerging signs of weakness. ये हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ वर्षों में या क्वार्टर्स में हो सकता है कि ग्रोथ रेट जो है वो अच्छा रहा हो, ठीक है, ग्रोथ रेट जो है वो अच्छा रहा हो, लेकिन कहीं कुछ ऐसे साइंस दिख रहे हो कि आने वाले समय में कुछ वीकनेस देखने को मिल सकती है। इस चीज़ को असेस करने के लिए आरबीआई जो है दैट लुक एट द पिक्चर पेंटेड बाय द होल होस्ट ऑफ फ्री हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। जैसे कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया था कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा फॉर क्वार्टर एंडिंग जून 26 यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक का जो क्वार्टर था, उसमें यह बताया गया कि एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक, ठीक है, एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक मतलब जितने लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। रेल फ्राइट ट्रैफिक मतलब जो ये ट्रेन से जो सामान लाया जाता है, माल भाड़ा है ना, उसकी बात कर रहे हैं। डीजल कंजम्पशन, जीएसटी, ई वे बिल जनरेशन ग्रोथ ऑल स्लोड कंपेयर्ड विद जून 25, यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इन सभी चीज़ों में जो है वो कमी देखने को मिली है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो पोर्ट कार्गो ट्रैफिक, पोर्ट कार्गो मतलब जो सीज के थ्रू है ना, जो मतलब सी रूट के थ्रू जो सामान जाता आता है। टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स और व्हीकल रजिस्ट्रेशन और जीएसटी कलेक्शन ये जो है वो बड़े हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड पिक्चर दिखा रही है। मिक्स पिक्चर का मतलब यही है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो अनइवन है, ठीक है। हर सेक्टर की स्थिति जो है वो एक जैसी नहीं है। कुछ सेक्टर जो है वो अच्छे दिख रहे हैं, है ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ में नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो आरबीआई विल हैव टू बी कॉशियस अबाउट रेजिंग इंटरेस्ट रेट। तो इसीलिए आरबीआई को जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ थोड़ा सा कॉशन रखना होगा। अगर सारे के सारे सेक्टर जो है वो अच्छा कर रहे हैं तो आरबीआई जो है वो रेज रेट्स को बढ़ा सकती है, ठीक है, इस होप में कि जो अंडरलाइंग ग्रोथ मोमेंटम है वो रोबस्ट इनफ टू टेक द इंटरेस्ट रेट हाइक इन इट्स स्ट्राइड। कि अगर ग्रोथ रेट सबका बहुत अच्छा है तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा भी देंगे तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ग्रोथ जो है वो कुछ ही सेक्टर्स में देखने को मिल रही है, ब्रॉड बेस्ड नहीं है, तो इससे क्या है कि ऐसे सेक्टर जो ऑलरेडी अच्छा नहीं कर रहे हैं उनमें अगर रेट्स बढ़ाया जाता है ना, तो उनके लिए वो थोड़ा सा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके बाद बाकी सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है वो बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूएस या फिर यूरो के जो कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो पहले ही ज़्यादा है, ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो रेट्स को ज़्यादा रखना पड़ता है ना। और ये जो गैप है मतलब एज सच टू कंट्रीज़ के बीच में जो इंटरेस्ट रेट का गैप है ये बेसिकली ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इंडिया वाई द बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट मतलब जहाँ पर पैसा उधार लिया जाता है, दस प्रोवाइडिंग मनी दैट इज बोरोड बाय इंडियन कंपनीज एज वेल एज बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो इंडियन कंपनीज या फिर जो गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है थ्रू दी बॉन्ड्स, ठीक है, तो वो एक अट्रैक्टिव मार्केट बनता है किसके लिए, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। और वो कैसे, जो ये दोनों देशों के बीच का जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस, जैसे मैंने आपको कल भी एक आर्टिकल बताया था, है ना, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे जैपनीज या येन करेंसी उसकी कैरी ट्रेड की, है ना, वहाँ पर भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो एज सच इफ अदर सेंट्रल बैंक रेज इंटरेस्ट रेट, अगर बाकी सेंट्रल बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो फिर आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर होगा कि उसको भी वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। और इंडिया की जो प्रोटेक्टिवनेस है एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर डेट फंड्स, ठीक है, ताकि इंडिया जो है वो और देशों के कंपेरिजन में क्या बने रह सके, अट्रैक्टिव बने रह सके, ठीक है। लेकिन इसका फ्लिप साइड भी है। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है तो उसमें क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है फॉर एवरीवन इन द इकोनॉमी, ठीक है, मतलब उसमें फिर सभी के लिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो फिर सबके लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी, स्पेशली गवर्नमेंट के लिए भी, है ना। और अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो उससे जो सरकार का डेट कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सरकार अगर पैसा उधार लेगी तो उसको इंटरेस्ट रेट चुकाना भी पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो सरकार को ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। और सरकार कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब 10-20 लाख रुपए या 10-20 करोड़ रुपए ले रही है, सरकार तो फिर हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ में पैसा उधार लेती है, तो उसमें फिर ये इशू आ सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ गए आप। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो कंसेप्चुअल था, और इन कंसेप्ट को आप लोग प्लीज़, मैं फिर से कहूँगा कि अगर एक बार ये नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस पार्ट को, इस वीडियो को दोबारा देखें, है ना, और हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट करें और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें, रटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का भी ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, और इसमें से फ्रीक्वेंटली यूपीएससी जो है वो डायरेक्टली इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, या रेपो रेट घट रहा है, रेपो रेट बढ़ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कॉज एंड इफेक्ट के रूप में समझनी है, ठीक है। आई होप आई डिड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस, बट अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार फिर से ज़रूर समझने की कोशिश करें दोबारा देख के, ठीक है। और मुझे अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर वीडियो में के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया करें कि आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई, है ना, ताकि हम और अगर कुछ इंपॉर्टेंट करना होगा, कुछ और अगर इंप्रूवमेंट करना होगा, कुछ बेटर करना होगा तो वो कर सकेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो,
एयर इंडिया में बेसिकली अभी एक हादसा हुआ है 2 दिन पहले, है ना। टर्बुलेंस की वजह से वो हादसा हुआ है, और इसमें लिखा है कि अगर टर्बुलेंस से होने वाली इंजरीज से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो सीट बेल्ट होती है वो हमेशा लगा के रखनी है, ठीक है। देखो पहले पूरा मामला क्या है वो समझते हैं। एक एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट, इसमें मिड फ्लाइट टर्बुलेंस, काफ़ी ज़्यादा मिड फ्लाइट टर्बुलेंस, मतलब मिड फ्लाइट मतलब फ्लाइट के दौरान जो है वो टर्बुलेंस इसमें एक्सपीरियंस हुआ। ये फ्लाइट जो है वो थाईलैंड के फुकेट से न्यू दिल्ली आ रही थी, ठीक है। और इसमें जो है वो मतलब इतना ज़्यादा इसको टर्बुलेंस फेस करना पड़ा कि इसका जो हाइट है वो 300 फीट जो है वो सडनली नीचे हो गई, और इससे कई सारे पैसेंजर्स और जो कैबिन क्रू मेंबर्स हैं उनको इंजरीज हुई हैं। एयरलाइन के अकॉर्डिंग 17 पीपल, जिसमें 13 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर जो हैं उनको मेडिकल इवैल्यूएशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि जो इंजरीज हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है। अब इसको इंडिया की जो एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है उसके द्वारा इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि ये क्यों हुआ है, ठीक है। अब देखो टर्बुलेंस जो है वो तो एक रूटीन अकरेंस है, ठीक है। टर्बुलेंस होता क्या है, टर्बुलेंस एक इरेगुलर मोशन है ऑफ द ईयर रिजल्टिंग फ्रॉम सर्कुलर वर्ल्स ऑफ एयर और एडीज और वर्टिकल एयर करेंट्स, अप ड्राफ्ट्स एंड डाउन ड्राफ्ट्स, ठीक है। तो इरेगुलर मोशन ऑफ एयर यानी कि जो हवा गोल गोल घूम रही है, या एडीज बन रही हैं, एडीज करंट्स बन रहे हैं, या फिर जो वर्टिकल एयर करंट्स हो रहे हैं, मतलब वर्टिकल एयर का मूवमेंट हो रहा है, अप ड्राफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, हवा नीचे की तरफ जा रही है, तो उससे क्या होता है, उससे टर्बुलेंस होता है ना। इरेगुलर मोशन ऑफ एयर इज नथिंग बट टर्बुलेंस। इसकी सीवियरिटी जो है कि मतलब टर्बुलेंस कितना ज़्यादा है, वो इस बात पे मतलब वो इतना हो सकता है कि या तो फ्यू माइनर बम्प्स ड्यूरिंग द फ्लाइट टू द एयरक्राफ्ट टॉसिंग अराउंड विद रैपिड एंड हार्श, मतलब या तो ऐसा हो सकता है कि एयर फ्लाइट जो है ना, जो एयरक्राफ्ट है उसको थोड़ा बहुत माइनर बम्प्स देखने को मिले, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि रैपिड एंड हार्श चेंजेस इन एल्टीट्यूड, कि कभी कभार एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। इससे बेसिकली इंजरीज हो सकती हैं जो मतलब फ्लाइट में उस समय सफ़र कर रहे हैं उनको, एंड ऑल्सो रिजल्ट इन स्ट्रक्चरल डैमेज टू द प्लेन। रेयर केसेस में जो है वो प्लेन को भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये अगर आपने मतलब अगर आप कभी फ्लाइट में ट्रेवल किए हैं, ठीक है, तो आपने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस भी करी होगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि मिड फ्लाइट में अनाउंसमेंट होने लगते हैं कि वी आर एक्सपीरियंसिंग हाई टर्बुलेंस, ठीक है, तो प्लीज़ स्टे वेयर यू आर, आप जो है वो कॉरिडोर में ना घूमें, ठीक है, मतलब इधर उधर मूवमेंट ना करें, अपनी सीट में बैठे रहें, एक्स्ट्रा कॉशियस होके रहें, अपनी जो सीट बेल्ट वगैरह है वो बात के रखें। तो इस तरह की चीज़ें उसमें कही जाती हैं, ठीक है। और टर्बुलेंस जो है वो लगभग लगभग मतलब डिपेंडिंग अपॉन इट्स यू कैन से रेंज, कम या ज़्यादा टर्बुलेंस तो हमेशा ही होता है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर ये लिखा है कि टर्बुलेंस जो है वो एक रूटीन अकरेंस है, और लगभग स्कोर्स ऑफ फ्लाइट, स्कोर्स का मतलब होता है 20, तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लाइट जो है वो इसको हर दिन डेली बेसिस पर एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। कुछ फ्लाइट जो है वो इसको नियर द ग्राउंड, मतलब जब एयरपोर्ट के आसपास जब स्ट्रॉन्ग विंड चल रही हो, तो वहाँ पर जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंड करती है तो वहाँ पर भी टर्बुलेंस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और या फिर हायर एल्टीट्यूड्स पर भी, मतलब हायर हाइट्स पर भी, जहाँ पर अप ड्राफ्ट या डाउन ड्राफ्ट फ्लो ऑफ एयर इन एन स्टॉर्म क्लाउड्स कैन ट्रिगर सम टर्बुलेंस एज प्लेन्स फ्लाई थ्रू और नियर देम, यानी कि जो स्टॉर्म क्लाउड्स हैं अगर फ्लाइट उनके पास से या उनके बीच से गुजरती है तो वहाँ पर हवा जो है वो ऊपर की तरफ को जा रही होगी, वर्टिकल मूवमेंट अपवर्ड्स, वर्टिकल मूवमेंट डाउनवर्ड्स, तो उसकी वजह से भी टर्बुलेंस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ टर्बुलेंस जो है वो जेट स्ट्रीम्स के एजेस पर, अगर कभी फ्लाइट जो है वो आपके जेट स्ट्रीम्स के नियर से पास हो रही है ना। जेट स्ट्रीम्स बेसिकली आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फास्ट और नैरो एयर करंट्स हैं जो कि सर्कल करते हैं ग्लोब को, और ये हायर एल्टीट्यूड्स पर होते हैं, तो उसकी वजह से भी टर्बुलेंस होता है, ठीक है। अब टर्बुलेंस मैंने आपको बता दिया कि टर्बुलेंस एक कॉमन फिनोमिना है, और इससे होने वाली जो इंजरीज है, सीरियस इंजरीज, वो काफ़ी रेयर होती हैं, और फैटिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा रेयर है, मतलब डेथ वगैरह तो बहुत ही रेयर होती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वन पैसेंजर डाइड वाइल सेवरल फ्लायर्स एंड क्रू मेंबर्स सस्टेन्ड इंजरीज व्हेन अ सिंगापुर एयरलाइंस जेट वाज हिट बाय सडन एंड सीवियर टर्बुलेंस, ठीक है। म्यांमार के ऊपर मई 2024 में सिंगापुर की एक एयरलाइंस थी, उसमें बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस जो है वो एक्सपीरियंस हुआ, तो एक पैसेंजर की डेथ हो गई और बाकी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर जो हैं उनको इंजरीज हुई। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बट इट्स अ वेरी रेयर फिनोमिना, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है कि विद एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन एयर ट्रैफिक ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स along with the impact of global warming and climate change, the incidence of severe turbulence that is particularly the difficult to predict clear air turbulence has grown। यानी कि पिछले कुछ दशकों में एयर ट्रैफिक बढ़ा है ना, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी बढ़ा है, तो जो इंसिडेंट्स है, मतलब जो इस तरह की घटनाएं हैं सीवियर टर्बुलेंस की, और वो भी खासकर ऐसा टर्बुलेंस जिसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, उसको हम बोलते हैं क्लियर एयर टर्बुलेंस, ये बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर एयर टर्बुलेंस जो है वो लगभग होता है आउटसाइड ऑफ क्लाउड्स एंड यूजुअली अबव द एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट, 15,000 फीट से ऊंचाई पे, और
आउटसाइड ऑफ क्लाउड्स, मतलब इसमें क्लाउड्स नहीं होते, ये नाम से ही क्लियर है, क्लियर एयर, ठीक है, कि एयर आपको क्लियर दिखाई दे रही है फिर भी टर्बुलेंस हो रहा है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि चिंता की बात यह है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आने वाले समय में इस तरीके के जो टर्बुलेंस है वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट और सीवियर हो सकते हैं। 2023 की एक स्टडी है बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग यूके एंड यूके मेट्रोलॉजिकल ऑफिस, इन्होंने ये कहा है कि लार्ज इंक्रीजेस इन कैट बिटवीन 1979 एंड 2020 अराउंड मिड लेटीट्यूड्स एंड एयरक्राफ्ट कॉजिंग क्रूजिंग एल्टीट्यूड्स, ठीक है, कि मिड लेटीट्यूड्स में और ऐसे एल्टीट्यूड्स पे जहाँ पर एयरक्राफ्ट क्रूज करता है मतलब कि आपने देखा होगा कि आप कभी भी अगर किसी एयर फ्लाइट की जो पाथ है अगर उसको देखें तो वो ऐसे पहले ऊपर जाता है, फिर ऐसे सीधा हो जाता है, फिर नीचे आता है ना। तो जो ये मिड एयर पाथ है, मिड एयर लेटीट्यूड, या जहाँ पर आप कहेंगे कि क्रूजिंग लेटीट्यूड है, क्रूजिंग एल्टीट्यूड है, ठीक है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं 1979 से 2020 के बीच में। इस तरीके के जो क्लियर एयर टर्बुलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओवर नॉर्थ अटलांटिक अगर हम बात करें तो सीवियर और ग्रेटर सीएटी ड्यूरेशन रोज ओवर 55% इन द 4 डिकेड्स पीरियड, यानी कि पिछले लगभग वहाँ 4 दशकों में या 40 साल में जो क्लियर एयर टर्बुलेंस है उनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है 55% तक, ठीक है। इस तरीके की जो सिमिलर इंक्रीज है टर्बुलेंस में ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिल रही है। स्टडी में ये भी कहा गया है कि द इंक्रीज इज ऑलमोस्ट सर्टेनली द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये जो इंक्रीज हो रहा है टर्बुलेंस में वो किस वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। रिसर्चर्स ने यह भी एस्टिमेट किया है कि सीवियर टर्बुलेंस वुड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मोर देन लाइट और मॉडरेट लेवल्स ऑफ टर्बुलेंस। ये भी बताया गया है कि जो टर्बुलेंस है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन कौन से तरीके का टर्बुलेंस बढ़ेगा आने वाले समय में, किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सीवियर टर्बुलेंस की, तो ये एक चिंता की बात है। अब इसको लेकर ये कहा गया है कि इवन व्हेन सीवियर टर्बुलेंस इज द प्राइमरी ट्रिगर फॉर एन एक्सीडेंट, देयर कुड बी मल्टीपल कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स इंक्लूडिंग पुअर ट्रेनिंग ऑफ क्रू एंड इनएडिक्वेट डिसेमिनेशन ऑफ वेदर एंड विंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि सीवियर टर्बुलेंस जो है वो डेथ का एक प्राइमरी ट्रिगर तो हो सकता है, लेकिन उसके पीछे और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि मतलब अगर मान लीजिए क्रू जो है उसकी ट्रेनिंग सही नहीं है, या फिर वेदर और विंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर सही तरीके से नहीं दी जा रही है, तो ये भी कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सजेस्ट किया है कि यूजिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड ट्रेनिंग टू प्रिवेंट इंजरीज, ठीक है, कि आपको ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है उनको यूज़ करना है, ट्रेनिंग का यूज़ करना है ताकि इंजरीज से प्रिवेंट किया जा सके, कम्युनिकेशन को और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना है, और गैदर डेटा एंड रिव्यू द कैरियर्स हिस्ट्री ऑफ टर्बुलेंस एनकाउंटर्स इंजरीज, ये सब करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एज अ पैसेंजर आपको क्या करना है, तो इसलिए बताया गया है कि इट इज़ बेस्ट टू कीप द सीट बेल्ट फास्टेंड ऑल द टाइम्स, यानी कि हमेशा जो है जब भी आप फ्लाइट में बोर्ड कर रहे हैं तो आप अपनी सीट बेल्ट हमेशा बांध के रखें, अनलेस अनअवॉइडेबल लाइक व्हेन यूजिंग द लेबोरेटरी, मतलब जब कभी आप वॉशरूम वगैरह अगर जा रहे हैं तो ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि सीट बेल्ट उतारनी पड़ेगी, बट आप बाकी समय उसको हमेशा बांध के रखें। जनरली क्या होता है ना, मैं आपको बताऊंगा कि मतलब ये जब अनाउंसमेंट भी उसमें होता है कि जब आप टेक ऑफ या लैंड कर रहे होते हैं तब तो आपको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अपनी सीट बेल्ट जो है वो आप बांध के रखें, लेकिन उसके बाद जनरली जब आप मिड फ्लाइट में होते हैं, ठीक है, जब आपका प्लेन जो है वो ऊपर जाके स्टेबल हो जाता है, जब एक पर्टिकुलर हाइट पर आ जाता है, जब वो फिर स्ट्रेट ही चल रहा होता है, तो उस समय मतलब जो क्रू मेंबर होता है वो भी आपको मतलब सजेस्ट कर सकता है अगर आप चाहें तो, या कुछ लोग जो मतलब बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं तो वो उस समय बीच के समय में जो है वो सीट बेल्ट खोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए बोला गया है कि अनलेस अनअवॉइडेबल, कि अगर आप अपनी सीट से उठ के वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं तो उसका यूज़ कर रहे हैं तो उस समय ठीक है, बट अदरवाइज आप बाकी समय पे सीट बेल्ट को बांध के रखें। एंड मोस्ट सीरियस इंजरीज आर कॉज्ड व्हेन टर्बुलेंस डिसलॉजेस द पैसेंजर्स फ्रॉम देयर सीट्स, है ना, और ज़्यादातर जो है वो इंसिडेंट्स तभी होते हैं या इंजरीज तभी होती है जब टर्बुलेंस की वजह से आप मतलब जो पैसेंजर है वो अपनी सीट से उठ जाते हैं, ठीक है, मतलब उठ जाते हैं इन द सेंस कि वो अपनी सीट से हट जाते हैं किसी भी तरीके से, अगर उनको बहुत तेज झटका लगा या कुछ इस तरीके से, तो उससे बचने का सबसे बढ़िया यही तरीका है कि आप अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें, ताकि अगर मान लीजिए टर्बुलेंस एक्सपीरियंस हो भी रहा है और अगर सीवियर भी टर्बुलेंस है तब भी आप एटलीस्ट अपनी सीट से तो नहीं हिलेंगे, है ना, और सीट से अगर नहीं हिलेंगे तो आपको कोई ऐसा इंजरी वगैरह नहीं होगी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप अपनी सीट से अगर मान लीजिए हिल गए, ठीक है, या टर्बुलेंस की वजह से, तो पता चला आपका जो ऊपर वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, लगेज कैरियर वगैरह होता है, वहाँ पर जाके पता चला आपका सर टकरा गया, ठीक है, या आप कहीं और इधर उधर टकरा गए, तो उससे इंजरीज होती है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप अपनी सीट पे ही बैठे हैं तो झटका वगैरह अगर थोड़ा बहुत लग रहा है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज नहीं होंगी, तो इसीलिए बताया गया कि इट इज़ बेटर टू कीप योर सीट बेल्ट फास्टेंड ऑल द टाइम्स, ठीक है। चलो एक और आर्टिकल देखते हैं। यह आर्टिकल बात कर रहा है कि वाई सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ डोमेस्टिक क्रुएल्टी लॉ टू वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप्स। देखो क्या मामला है, तो जो बेसिकली
क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत डोमेस्टिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक क्रुएलिटी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा उसके स्कोप को एक्सपेंड किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरीके का जो प्रोटेक्शन है जो ऑर्डिनरीली किसको दिया जाता था, मैरिड वीमेन को, अंडर सेक्शन 498A ऑफ द अर्स्टवाइल आईपीसी। आईपीसी तो अब मतलब खत्म हो गया, अब तो बीएनएस आ गया उसकी जगह, बट आईपीसी में ये प्रोविजन था कि जो मैरिड वीमेन है उनको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक क्रुएल्टी, कि उनका अगर पारिवारिक कुछ भी उनके साथ वायलेंस हो रहा है, कुछ क्रुएल्टी हो रही है, तो उसके अगेंस्ट उनके पास प्रोटेक्शन है, ठीक है, अंडर सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी। अब यही प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया है ऐसी महिलाओं को जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, ठीक है, लेकिन उस लिव इन रिलेशनशिप में कंडीशन है कि द कपल शेयर्स एन इंटेंट टू मैरी। अगर कपल जो है उनकी ये मंशा है कि वो आगे जाके फ्यूचर में शादी करेंगे, तो इस तरीके की महिलाओं के लिए, जो भले ही वो लिव इन में रह रही हो, लेकिन उनके ऊपर भी ये लागू होगा, ठीक है। हालांकि अब जो आईपीसी है वो मैंने बताया कि उसको भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस से रिप्लेस कर दिया गया है, तो ये जजमेंट जो है वो करस्पॉन्डिंग बीएनएस के प्रोविजन पर भी लागू होगा। करस्पॉन्डिंग जो बीएनएस का प्रोविजन है विच वाज 498A, सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी, वो अब बीएनएस का सेक्शन 85 है, ठीक है। ये जजमेंट जो है वो मंडे यानी कि 2 दिन पहले दिया गया। 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस संजय करोल एंड जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया है कि दैट विमेन फेसिंग क्रुएल्टी इन डोमेस्टिक सेटिंग्स कैन नॉट बी डिनाइड द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ मेयरली बिकॉज दे हैव नॉट अंडरगॉन अ फॉर्मल मैरिज। कि अगर कोई महिला उसको डोमेस्टिक सेटिंग में यानी कि डोमेस्टिक स्थिति में अगर उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है, कुछ क्रुएल्टी हो रही है, कुछ वायलेंस हो रहा है, तो उसको आप इस बेसिस पर प्रोटेक्शन डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उसकी कोई फॉर्मल मैरिज नहीं हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर कोर्ट का कहना है। अब अभी तक की लीगल पोजीशन को अगर हम समझें तो आईपीसी का जो सेक्शन 498 है वो पेनलाइज करता है कि उसको हस्बैंड को, ठीक है, हस्बैंड को या उसके रिलेटिव्स को फॉर सब्जेक्टिंग अ वुमेन टू क्रुएल्टी, यानी कि अगर पति या पति का जो परिवार है, यानी कि जो लड़की है या जो औरत है जिसकी शादी हुई है, उसका पति और उसके जो ससुराल वाले हैं वो, अगर वो महिला के साथ कुछ क्रुएल्टी करते हैं, कुछ वायलेंस वगैरह करते हैं, तो उसमें पति और उसके जो परिवार वाले हैं, है ना, उनको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। लेकिन इस प्रोविजन में एक्सप्लिसिटली हस्बैंड वर्ड लिखा गया है, तो इसका जो एप्लीकेशन है, मतलब ये जो प्रोविजन है वो अप्लाई किसके ऊपर होता था, सिर्फ ऐसे केसेस में जिसमें वैलिड मैरिजेस हुई हैं, क्योंकि हस्बैंड तो तभी होगा। अब ओवर द इयर्स सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को क्या किया है, एक्सपेंड किया है, ठीक है, टू कवर सच मेन हु इंड्यूस्ड अ वुमेन इनटू अ मैरिज दैट इज लीगली void or voidable, for instance by hiding a previous subsisting marriage, holding that such men cannot claim that they were not a husband to escape prosecution for cruelty, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ओवर द ईयर्स इस जो प्रोविजन है, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा इंप्रूव किया, है ना, इसको एक्सपेंड किया, और इसमें ऐसे लोगों को भी, मतलब ऐसे आदमियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया जो महिलाओं को इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस करने का मतलब होता है मतलब लालच देते हैं, ठीक है, कि इंड्यूस अ वुमेन इनटू अ मैरिज दैट इज लीगली वॉइड और वॉइडेबल, यानी कि ऐसी शादी जो लीगली या तो वॉइड है ना। जैसे मान लीजिए अगर उसकी पहले से कोई शादी हो रखी है लेकिन वो महिला को फिर भी किसी और दूसरी महिला को इंड्यूस कर रहा है शादी करने के लिए, तो वो शादी क्या है, वो तो एक तरीके से वॉइड है ना। तो इस तरीके के आदमी जो है वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो हस्बैंड नहीं है, ठीक है, ताकि वो इस क्रुएल्टी से बच सके, मतलब इसके अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन है उससे बच सके, वो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस वाज व्हाट हैड ट्रांसपायर्ड इन द प्रेजेंट केस एज वेल। तो प्रेजेंट केस में भी बेसिकली यही कुछ मामला है। एक्यूज्ड मैन जो है, मतलब जिस आदमी के ऊपर ये आरोप था, वो कोर्ट गया और उसने कहा कि उसके पार्टनर के द्वारा जो उसके ऊपर सेक्शन 498A का केस लगाया गया है उस केस को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि उसका ये कहना था कि ही वॉज ऑलरेडी मैरिड टू समवन एल्स, क्योंकि उसकी शादी जो है वो पहले किसी और से हो चुकी है, और उसका जो ये शिकायतकर्ता या कंप्लेनेंट के साथ जो रिलेशन है वो एक वैलिड मैरिज नहीं है, ठीक है। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया और ये कहा कि दैट व्हेन अ मैन इंड्यूसेस अ वुमन टू बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम एंड देयर आफ्टर सब्जेक्ट्स हर टू क्रुएल्टी, तो ही कैन नॉट बी परमिटेड टू इवेट क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द प्ली दैट नो वैलिड मैरिज एग्जिस्टेड इन अ लॉ। दिस लेड हिम टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मतलब उसने कर्नाटक की हाई कोर्ट में अप्लाई किया था, कोर्ट ने हालांकि उसको रिजेक्ट किया और कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई आदमी, उसकी शादी किसी और से हो रखी है लेकिन वो फिर भी किसी और महिला को अगर इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसके साथ वो कुछ भी मतलब क्रुएल्टी करता है, तो उस स्थिति में वो आदमी इस बेसिस पर नहीं बच सकता कि वो ये कह दे कि इस महिला के साथ तो मेरा कोई ऐसा शादी का रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम को कोर्ट ने खारिज करा और इसी के बाद उस व्यक्ति ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है,
तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसकी प्ली को डिसमिस, अपील को डिसमिस कर सकता था बाय रिलाइंग ऑन द एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट रिगार्डिंग वॉइड मैरिजेस, बट द बेंच टूक अप अ ब्रॉडर क्वेश्चन ऑफ वेदर अ मैन इन अ लिव इन रिलेशनशिप कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 498A। ठीक है, तो हालांकि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जैसे हाई कोर्ट ने उसकी अपील खारिज, मतलब उसकी जो पिटीशन थी उसको खारिज करा, उसी तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी उसकी अपील को खारिज कर सकता था। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप आगे जाते हुए ये इसमें देखा कि ये मतलब इस तरीके के केसेस जो हैं वो क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले आदमियों के ऊपर अप्लाई हो सकता है, कि क्या उनके स्थिति में या उनके केस में अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जस्टिस संजय करोल है, उन्होंने बेसिकली जो जजमेंट लिखा है, इनका नाम संजय करोल ही है ना, एक मिनट लेट मी जस्ट चेक, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ये संजय करोल। ठीक है, तो जस्टिस संजय करोल ने ये कहा कि the purposive interpretation of the law, noting that since the original objective of section 498A was to deter domestic cruelty, the law must adapt to changing social realities, observing that cruelty any which way does not check at the door whether the house it enters is that of a married woman or not। तो उन्होंने यही कहा कि सेक्शन 498A का जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि डोमेस्टिक क्रुएलिटी ना हो, महिला को डोमेस्टिक क्रुएलिटी से बचाया जाए। ठीक है, तो इसलिए जो लॉ है, जो समाज की बदलती हमारी रियलिटीज़ हैं, जो हकीकत है, उसको भी ध्यान में रखना होगा हमें, उसको भी अडेप्ट करना होगा, लॉ जो है उसको अडेप्ट करे। और उन्होंने ये भी कहा कि क्रुएल्टी जो है ना, वो ये चेक नहीं करती कि जब भी मतलब किसी परिवार में अगर क्रुएल्टी हो रही है, क्रुएल्टी अगर किसी के भी दरवाजे पर ये नहीं चेक करती कि क्या वो ऐसा दरवाज़ा है या ऐसा घर है जहाँ पर महिला जो है वो मैरिड है या नहीं है। तो उन्होंने बेसिकली ये बात इसीलिए कही है ताकि ये उसको लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी अप्लाई कर सके। The court reasoned that if a woman faces cruelty from her partner, it makes no logical sense to offer her the protection of criminal law if she is married, but denied if she is cohabiting before marriage। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा कि अगर मान लीजिए किसी महिला के साथ उसका कोई पार्टनर है, वो अगर क्रुएल्टी कर रहा है, तो आप, अगर वो महिला शादीशुदा है तो आप कहेंगे कि हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन अगर वो महिला बिना शादी के उस व्यक्ति के साथ रह रही है, मतलब लिव इन में रह रही है, तो आप कहेंगे कि हम इसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे क्योंकि शादी नहीं है। तो ऐसा कहना, उनका कहना ये गलत है। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट करने का उद्देश्य है, उसके साथ ये कोई रैशनल नेक्सस नहीं बनाती, ये बात है ना। और साथ ही साथ ये हमारे आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका भी ये वायलेशन है, जो हमें बेसिकली फंडामेंटल राइट देता है इक्वलिटी का। तो ऐसे में तो यही होगा कि महिला के साथ, एक महिला है जिसकी शादी हो गई है, ठीक है, उसके साथ अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक क्रुएल्टी हो रही है तो उसको तो लॉ जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो महिला अपने पार्टनर के साथ रह रही है, लिव इन में रह रही है, और उसके साथ अगर क्रुएल्टी हो रही है तो आप उसको जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। तो ये तो उन दोनों के बीच में फिर अनइक्वलिटी हो गई, है ना। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा उद्देश्य है डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने का, ये उसके साथ भी रैशनल नेक्सस नहीं बनाता, मतलब एक तर्क नहीं बन रहा है उसके साथ भी कोई। और साथ ही साथ ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का भी वायलेशन है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि वाई द डीवी एक्ट मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है वो इनफ नहीं है। ठीक है, अब हियरिंग के दौरान पेटिशनर यानी कि याचिकाकर्ता और यूनियन गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यू किया दैट दे आर्ग्यूड अगेंस्ट एक्सपेंडिंग सेक्शन 498A। वो 498 के सेक्शन का जो एक्सपेंशन है उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा, और ये कहा कि दैट अनमैरिड वुमेन आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, कि अनमैरिड वुमेन जो है वो ऑलरेडी इसके अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। सिंस द एक्ट एक्सप्रेसली कवर्स नॉट जस्ट मैरिड पर्सन्स बट ऑल्सो दोज रिलेटेड थ्रू आर रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो उसमें ये कहा गया है। तो उनका कहना था कि ये इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको 498A को एक्सपेंड करने की जरूरत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया इस बेसिस पर कि फंडामेंटल डिफरेंस, इन दोनों लॉज के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस है। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है is pointed out is primarily a piece of civil legislation providing remedies like maintenance and protection orders। ठीक है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है वो बेसिकली सिविल लेजिस्लेशन है ना, वो सिविल क्राइम की बात कर रहा है। उसमें रेमेडीज इस तरीके की हैं कि महिला को मेंटेनेंस देना है या उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को लेकर, है ना। द कोर्ट said that equating it with section 498A would be the misstatement of law because the import of civil and criminal law is different। क्योंकि सिविल और क्रिमिनल लॉ जो है वो अलग अलग होते हैं, तो इसलिए अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को सेक्शन 498A के साथ अगर इक्वेट कर रहे हैं तो वो गलत है। सिंस वन हैज ऑलमोस्ट सिंगुलरली सिविल एंड मॉनेटरी कॉन्सिक्वेंसेज वेयर द अदर इज बैक्ड बाय द फोर्स ऑफ क्रिमिनल डिटरेंस, क्योंकि एक का सिविल नेचर है, दूसरे का क्रिमिनल नेचर है। इसके बाद इंटेंट टू मैरी इज क्रूशियल। अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्या जो लिव इन कपल्स हैं
उनको क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, यहाँ पर एक कंसेप्ट की बात की गई है, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दिया गया है, उसको इन्होंने यहाँ पर बोरो किया है। कोर्ट का कहना है कि द रिलेशनशिप इन द मैरिज इन द नेचर ऑफ मैरिज इज अ नैरोअर लीगल सबसेट ऑफ जनरल लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब एक तो खाली लिव इन रिलेशनशिप है और दूसरा है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, मतलब जिसमें आपका इंटेंट हो मैरिज करने का। ठीक है, तो यहाँ पर एक 2023-13 का जजमेंट है, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि द फीचर्स ऑफ सच रिलेशनशिप विच इंक्लूड्स पूलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि अगर आप साथ रह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूल कर रहे हैं, मतलब लड़का भी कमा रहा है लड़की भी कमा रही है, दोनों मिलके अपना गृहस्थी चला रहे हैं। ठीक है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स को आप शेयर कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह पर आप रह रहे हैं, आपके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो रहा है। ठीक है, आप जो है वो होल्डिंग देमसेल्स आउट टू सोसाइटी एज बीइंग अकिन टू स्पाउसेस, आप समाज के सामने इस तरीके से दिख रहे हैं कि आप एक दूसरे के पति पत्नी है। ठीक है, तो मंडे का जो जजमेंट था उसमें बेसिकली एक मतलब सेक्शन 498 के एप्लीकेशन को लेकर एक कैविएट या एक कॉशन जो है वो दिया गया है, और वो ये है कि द कपल मस्ट इन एडिशन टू द अबव ऑल्सो हैव द इंटेंट टू मैरी, कि वो साथ में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंटेंट टू मैरी भी होना चाहिए। ठीक है, दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कोर्ट वाइल मेनी रिलेशनशिप्स मे मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू बी अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, द पार्टनर्स माइट चूज नेवर टू एंटर मैट्रिमोनी। ठीक है, ये हो सकता है कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज के लिए बाकी जितने भी कंडीशंस हैं कि साथ रह रहे हैं, है ना, अपने रिसोर्सेज पूल कर रहे हैं, अपने डोमेस्टिक अरेंजमेंट साथ हैं, समाज के सामने आप इस तरीके का दिख रहे हैं कि आप एक स्पाउसेज हैं, मैरिड कपल हैं, आपके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट ये हो सकता है कि आप कभी भी शादी करें ही ना, है ना। तो व्हेन द इंटेंट इज एब्सेंट, तो जब अगर इस तरीके का कोई इंटेंट अगर एब्सेंट है, द कोर्ट हेल्ड द रिलेशनशिप शुड नॉट बी इक्वेटेड विद मैरिज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वोकिंग पीनल प्रोविजन एंड इट्स लॉन्ग लिस्ट ऑफ एडवर्स कंसिक्वेंसेज। तो अगर मान लीजिए कभी ये इंटेंट एब्सेंट है कि आपने शादी करने का कोई इंटेंट नहीं है, तो फिर जो है उस तरीके के रिलेशनशिप को आप मैरिज के समान नहीं मान सकते। ठीक है, इस तरीके का लीगल प्रोविजन को इन्वोक करने के लिए इसमें यह भी लिखा गया है कि दोज रिलेशनशिप्स दैट आर इन द नेचर ऑफ मैरिज एंड आल्सो हैव द रिक्विजिट इंटेंट टू मैरी आर द क्लोजेस्ट टू मैरिज इटसेल्फ एंड इट इज दोज रिलेशनशिप्स दैट ऑल बी एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 498A। ठीक है, मतलब ऐसे रिलेशनशिप जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, आप साथ रह रहे हैं और ये सब हो रहा है, और साथ ही साथ आपकी इंटेंट टू मैरी भी है, तो वो मैरिज, वो ऐसे रिलेशन जो है वो क्लोजेस्ट टू मैरिज माने जाएंगे, और ऐसे रिलेशनशिप में ये जो प्रोटेक्शन है 498A का ये मिलेगा। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि ये जो इंटेंट है, ठीक है, ये इंटेंट टू मैरिज स्टैब्लिश करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर है, फीमेल पार्टनर। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इस लॉ के अंतर्गत फीमेल को प्रोटेक्शन है ना। तो अगर मान लीजिए किसी ऐसी फीमेल के साथ अगर कोई ऐसी डोमेस्टिक क्रुएल्टी या डोमेस्टिक वायलेंस होती है वाइल शी इज इन अ लिव इन रिलेशनशिप, तो क्या उस लिव इन रिलेशनशिप में इंटेंट टू मैरी है या नहीं है, ये प्रूफ करने का जो बर्डन है वो महिला के ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन किस तरीके से ये इंटरनल इंटेंट को जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके लिए क्या स्पेसिफिक पैरामीटर्स होंगे वो मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए। ठीक है, क्या पूरा का पूरा मामला था। चलिए, तो ये सारे आर्टिकल्स हो गए, जल्दी से अब हम लोग आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज मोस्ट लाइकली टू प्रॉम्प्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट। ठीक है, इंक्रीज परसिस्टेंट डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन अबव द टारगेट, अगर डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन ज़्यादा है अबव द टारगेट, तो एक तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है और डिमांड ड्रिवन है। डिमांड ड्रिवन का मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, परचेसिंग पावर ज़्यादा है, तो लोगों की परचेसिंग पावर को कम करने के लिए क्या करेंगे, रेपो रेट बढ़ा देंगे ताकि लोन महंगा हो जाएगा। तो दिस इज करेक्ट। रैपिड डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू कैपिटल आउटफ्लोज, देखो अगर कैपिटल आउटफ्लोज हो रहे हैं, कैपिटल आउटफ्लोज अगर हो रहे हैं तो उससे हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर रही है, और डोमेस्टिक करेंसी अगर डेप्रिशिएट करेगी तो उससे भी आरबीआई जो है वो रेपो रेट बढ़ा सकता है, सो दैट कि मतलब चीज़ों को कंट्रोल में लाया जाए। वीक इकोनॉमिक ग्रोथ अकम्पनीड बाय फॉलिंग इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है और वीक इकोनॉमिक ग्रोथ है तो उसमें तो आरबीआई जो है वो पॉलिसी रेट को कम करेगी, सो दैट कि लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदें, है ना, डिमांड बढ़े। तो दिस इज रॉन्ग, आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज which of the following factors can limit the RBI's ability to reduce interest rates when economic growth is slowing। ठीक है, कि आरबीआई के इंटरेस्ट रेट को कम करने की जो एबिलिटी है उसको कौन सी चीज लिमिट करती है। राइजिंग इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस, ठीक है, क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो महंगाई बढ़ रही है ना, और महंगाई अगर बढ़ रही है तो आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देगी तो उससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो ये चीज़ सही है, मतलब ये फैक्टर है जो आरबीआई को लिमिट करता है कि वो रेट्स को कम करे। एलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन कॉज बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस, अगर वेदर कंडीशंस एडवर्स हैं उससे अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा,
इंटरेस्ट रेट्स को क्या करेगा, बढ़ाएगा कि कम करेगा? इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा। महंगाई अगर बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट अगर कम कर देगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो और ज़्यादा लोग खरीदना शुरू कर देंगे। सप्लाई वैसी ही प्रॉब्लम है, क्योंकि एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो सप्लाई साइड का इशू है। ठीक है, तो इसमें भी ऑब्वियस सी बात है कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते। इसके बाद मेजर सेंट्रल बैंक्स मेंटेनिंग हायर पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स। अगर बाकी देश जो हैं वो हायर पॉलिसी इंटरेस्ट रेट अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी अपना पॉलिसी रेट बढ़ाना ही पड़ेगा, आप कम तो कर नहीं सकते। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, एंड लास्ट वन इज परसिस्टेंट डिक्लाइन इन कोर इन्फ्लेशन, कि अगर आपका इन्फ्लेशन जो है, कोर इन्फ्लेशन अगर परसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है, तो उसमें अगर आप मतलब महंगाई कम हो रही है तो उसमें तो आप इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे, बढ़ाएंगे थोड़ी। अगर महंगाई कम हो रही है और उसमें अगर आप इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, मतलब महंगाई कम हो रही है मतलब चीज़ें सस्ती हैं, और अगर आप उसमें इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे तो और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएंगी, है ना। तो दिस इज रॉन्ग। तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट इज with reference to clear air turbulence, consider the following statements. It generally occurs in cloud-free regions and is difficult to detect using conventional weather radars. ठीक है, cloud free regions में होती है इसीलिए clear air बोला गया है. This is correct. It is commonly associated with jet streams at cruising altitudes. Jet streams with cruising altitudes. Yes, this is also correct. It occurs primarily below 5000 feet during air नहीं, टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान नहीं होती है, ये ऊपर होती है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। Climate change is expected to increase the frequency and intensity of yes. This is correct. Answer will be 1, 2 and 4. That is B. Next is with reference to recent Supreme Court judgment on Section 498A IPC, now Section 85 of the Bharatiya Nyaya Samhita, consider the following statements. Protection against cruelty under Section 498A can extend to women in certain live-in relationships. Yes, certain मतलब वही कि जिसमें intent to marry है, तो this is correct. Every live-in relationship automatically qualifies for protection, नहीं, not every relationship. This is wrong. ठीक है, the Supreme Court held that the relationship should be in the nature of the marriage and there should be an intention to marry. Yes, this is correct. The burden of proving such intention initially lies on the women seeking protection. Yes, this is also correct. So answer is 1, 3 and 4. That is B. ठीक है, चलिए, तो ये सारे आज के क्वेश्चंस हो गए। तो अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर कर लें जल्द से जल्द। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और मिलेंगे कल को फिर से डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।